दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, बेवकूफ धोबी। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। रूपापुर गांव में मंगलू नाम का एक धोबी रहा करता था। स्वभाव से वह काफी सीधा साधा था और इसी का लोग फायदा उठाकर अक्सर उसे बेवकूफ बनाते रहते थे। उसके पास 3 गधे थे जिनका नाम उसने बीरू, धन्नो और टन्नू रखा था। टन्नू बड़ा ही शरारती गधा था। वह अक्सर मंगलू धोबी को परेशान किया करता था। रामदीन बोला, काहे मंगलू भैया, इतनी ठंड में सवेरे सवेरे बेचारे इन मासूमों को लेकर कहाँ चल दिए? मंगलू बोला, अरे क्या कहे रामदीन भाई, मैं कहाँ जाऊँगा, आज तक तो रूपापुर से बाहर नहीं गया हूँ। वही मियाँ के दौड़ मस्जिद तक नदी किनारे जा रहा हूँ। आज बहुत कपड़े हैं धोने के लिए। रामदीन बोला, वो तो सब ठीक है मंगलू भाई, लेकिन ये बताओ, आपने तो 4-4 कपड़े और स्वेटर पहने हुए हो, लेकिन इन बेचारे गधों का क्या दोष है? इन्हें तुम इतना सवेरे ठंड में नदी किनारे क्यों ले जा रहे हो भाई? मंगलू बोला, ये अगर नहीं जाएंगे तो मेरा काम कैसे होगा? उतना कपड़ा मैं कैसे धो कर लाऊंगा? परंतु हाँ, तुमने अच्छा सुझाव दिया है। मैं कल ही शीला से बोलूँगा कि इन सभी के लिए स्वेटर बुन दे ताकि ये लोग और अच्छे से काम कर सकें। टन्नू बोला, अरे मालिक, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हम गधों को ठंड नहीं लगती, आपको गधा बना रहा है मालिक। बीरू बोला, अरे टन्नू, तू भी क्या गधे जैसी बातें कर रहा है? अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर रहा है। बोल कि गधा नहीं, मालिक को उल्लू बना रहा है। धन्नो बोला, सही जा रहे हो दोस्त, बिल्कुल सही जा रहे हो। एक गधा दूसरे गधे को गधा बना रहा है। अरे बीरू, तुम भी तो अपने आप को गधा साबित करने पर तुले हुए हो। गधे जैसी बात करने की जगह उल्लू जैसी बात कर रहे हो। इस तरह तीनों गधे बीरू, धन्नो और टन्नू आपस में बात करते हुए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। मंगलू उनके पीठ पर से कपड़े उतारकर एक एक करके धोने लगता है। साधु बहुत देर तक देखता है कि मंगलू तन मन से इतनी ठंडी में मेहनत कर रहा है। उसका काम और लगन देख साधु प्रसन्न हो जाता है। साधु बोलता है, इतनी सुबह सुबह जब लोग इस ठंड में घर में कंबलों में डूब के पड़े हैं, तुम यहाँ नदी किनारे पानी से कपड़े धो रहे हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? मंगलू बोला, लगती है ना महाराज, ठंड तो हमें भी लगती है, लेकिन क्या करें, इतने कपड़े हैं कि धोते धोते 12 बज जाएंगे, इसीलिए सुबह ही कपड़े धोने निकल आए। साधु बोला, तुम्हारी अपने गांव के प्रति मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कोई भी एक वरदान मांगो, तुम्हारी वो इच्छा मैं पूरी करूँगा। मंगलू बोला, महाराज, मुझे लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं आपसे वर मांग लिया तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं पत्नी से पूछकर ही वर मांगूंगा। साधु बोला, ठीक है, तुम्हारा ये वरदान मुझ पर उधार रहा। तुम जब चाहो मुझे याद करके मुझसे वरदान मांग सकते हो। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। मंगलू धोबी अपने काम में लग गया। सारे कपड़े धोने के बाद मंगलू अपने तीनों गधों के पीठ पर कपड़ा लाद कर अपने घर पहुँच जाता है। मंगलू कहता है, शीला, अरे ओ शीला, कहाँ गई हो तुम? मैं सारा कपड़ा धोकर ले आया हूँ, इसे मैदान में फैला कर सुखा दो। शीला बोला, हाँ हाँ, आई आई, दिन रात गधे जैसा खटते रहती हूँ, फिर भी मन लायक खाना तक नसीब नहीं होता। ऊपर से तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ पति भगवान ने दे दिया है हमें। धन्नो बोला, देखो बीरू, मालकिन हम लोगों की बड़ाई कर रही है, बोल रही है कि गधा जैसा खटती है, यानी हम लोग बहुत काम करते हैं। टन्नू बोला, हाँ, कभी कभी भुलाए हुए गधे जैसा मार भी पड़ता है। मंगलू बोला, गधे जैसा खटने से याद आया,
रामदीन भाई कह रहे थे कि इन तीनों को ठंड में स्वेटर बनवा देने के लिए बेचारे कितने खटते हैं। मैं ऊन ले आया हूँ, तुम इनके लिए स्वेटर बुन दो। शीला बोला, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो इतना बेवकूफ़ पति मुझे ही दे दिया। आज तक किसी गधे को तुमने स्वेटर पहने देखा है क्या? मंगलू बोला, अरे मुझे तो ये ध्यान में ही नहीं आया। दुकानदार मुझे बोल ही रहा था कि ऊन तो ले जा रहे हो इन गधों के लिए, लेकिन मैं वापस नहीं करूँगा, सोच समझ कर लो। टन्नू बोला, मैं तो उसी समय मालिक से बोल रहा था मालकिन कि रामदीन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन मालिक हम गधों की भाषा समझ ही नहीं पाते। ऊपर से ढेंचू ढेंचू करने पर मुझे 2 डंडे भी मार दिए। बीरू बोला, अबे टन्नू ज़्यादा मत बोल, हम गधों की भाषा मालकिन भी नहीं समझती। ज़्यादा ढेंचू ढेंचू मत कर, नहीं तो मालकिन अभी सनकी हुई है, सारी कसर तुम्हें पर उतार देंगी। धनु बोला, अरे इस पर गुस्सा उतारे तब तो ठीक ही है, लेकिन इसके चलते हम बेकसूर भी मारे जाएंगे। शीला बोला, सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ और दुकानदार से ऊन वापस कर पैसे लेकर आओ। अगर तुम आज पैसे लेकर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। मंगलू धोबी उल्टे पैर वापस बाजार जाता है। मंगलू कहता है, भैया ये ऊन वापस कर दो और मुझे मेरे पैसे लौटा दो, गधों को ठंड थोड़ी लगती है। दुकानदार बोला, देखो भैया, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि सोच समझ के लो, ऊन वापस नहीं होगा, लेकिन तुमने माना नहीं और बोले कि हमें ऊन दे दो, इसीलिए अब मैं ऐसे नहीं लौटाऊंगा। मंगलू धोबी ऊन लेकर वापस घर पहुंचता है। उसके हाथ में ऊन देकर शीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। शीला कहता है, तुम्हारी बेवकूफ़ की कोई हद नहीं है। मुखिया कहता है, अरे क्या हुआ शीला, क्यों बेचारे मंगलू को भला बुरा कह रही हो? शीला बोला, ये इतना बुद्धू है कि कोई भी इसे बेवकूफ़ बना देता है। रामदीन भैया के कहने पर गधों के लिए इतना सारा ऊन ले आया और स्वेटर बुनने को बोल रहा है। मुखिया बोला, वैसे 4 गधों के लिए ऊन थोड़ा कम है। शीला बोला, पर हमारे पास तो 3 ही गधे हैं। मुखिया बोला, अच्छा, गांव के सभी लोग इसको गधा बनाते हैं और तू अभी भी इसे आदमी ही मान रही है। ठीक है, चलता हूँ। वैसे इस गधे से वो तीनों गधे ज़्यादा स्मार्ट हैं। गांव के लोग मंगलू धोबी की बेवकूफ़ी पर हंसते हुए चले जाते हैं। शीला को बहुत बुरा लगता है और उस रात शीला मंगलू को खाना भी नहीं देती। दूसरे दिन सुबह उठते ही मंगलू धोबी फिर से गधों को लेकर नदी के घाट के लिए निकल जाता है। रामदीन फिर से बोलता है, क्यों भैया, गधों को स्वेटर नहीं पहनाया है क्या? मंगलू बोला, क्यों सवेरे सवेरे मजाक उड़ा रहे हो भैया? वैसे ही कल तुमने ऊन नहीं लौटाया, इस कारण मुझे रात में खाना तक नसीब नहीं हुआ। ऐसे ही मेरा मन खराब है। इन गधों के चलते मैं हमेशा सबसे सुनता रहता हूँ। बीरू बोला, देख रहे हैं हो ना टन्नू भैया, मालिक अपना दोस्त हम गधों पर लाद रहे हैं। टन्नू बोला, क्या करोगे बीरू भैया, हम गधों की किस्मत ही खराब है, हमें तो काम करना ही पड़ेगा। रामदीन कहता है, देखो मंगलू भाई, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर ठीक लगे तो कर लो, नहीं तो इन गधों के जैसे जिंदगी भर जीना पड़ेगा। मंगलू बोला, हाँ हाँ भाई, बताओ ना, वैसे भी तुम दूसरे काम भी कर सकते हो, कब तक बेवकूफ़ बने रहोगे? होशियार बनो, होशियार, समझा? मंगलू बोला, बात तो पते की कह रही हो भैया, मैं आज ही गधों को बेचकर शहर से वॉशिंग मशीन लेकर आता हूँ। वैसे भी काम करते करते अब मैं थक चुका हूँ। टन्नू बोला, भैया कह दो इनसे हमें बेचने की कोशिश ना करे, मैं दुलती उल्टी मार दूंगा तो फिर ना कहना। बीरू बोला, अरे रे, गुस्सा नहीं करते टन्नू भाई, और मालिक जो चाहे वो कर सकता है, हो सकता है हम लोगों को इससे भी अच्छा मालिक मिले
अब ये तो उनकी मर्जी है, हम लोग तो गुलाम हैं इनके। यहाँ भी काम करना है और वहाँ भी काम करना है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। टन्नू बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो वीरू भैया, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि हमारे मालिक बेवकूफ़ है, जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, आगे पीछे सोचता नहीं। अगर वॉशिंग मशीन लेंगे तो गांव में बिजली है तो नहीं, फिर उसे चलाएंगे कैसे? मंगलू धोबी बिना सोचे समझे दुकानदार की बातों में आ गया। अब हम भी मॉडर्न धोबी बन जाएंगे और कम समय में बिना ज़्यादा मेहनत किए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। यही सोचकर मंगलू धोबी अपनी गधों को एक धोबी को बेचकर उन पैसों से शहर से बड़ा सा वॉशिंग मशीन लेकर सीधा अपने घर चला आता है। घर पहुंचते ही उस बड़े से वॉशिंग मशीन को देखने के लिए पूरा गांव मंगलू धोबी के घर पर उमड़ पड़ता है। मंगलू धोबी अपने बेटे बबलू को पैसे देकर हलवाई की दुकान से लड्डू मंगवाता है और सारे गांव वालों को बांटता है। मुखिया कहता है, अरे वाह मंगलू, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। हमारे गांव में पहली वॉशिंग मशीन है जैसे तुम खुद खरीद कर लाए हो। अब हम लोग भी शान से कहेंगे कि हमारा धोबी हमें मशीन में कपड़े धोकर और सूखा कर देता है। एक आदमी कहता है, मंगलू धोबी ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। अगल बगल 200 गांव में किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है। ये हमारे गांव की उपलब्धि है। अंत में हम सब मुखिया जी से आग्रह करते हैं कि मंगलू धोबी को 1 साल गिफ्ट कर उसे सम्मानित किया जाए। मुखिया जी दुकानदार से 1 साल मंगवाकर मंगलू धोबी को सम्मानित भी करते हैं। मंगलू धोबी सहित उसके परिवार का सीना चौड़ा हो गया था। आज पूरा गांव उसकी जय जयकार कर रहा था। मंगलू धोबी एक लंबा चौड़ा भाषण दे डालता है। मंगलू कहता है, आदरणीय मुखिया जी, गांव के सम्मानित लोग और हमारे गांव के साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन भर मुझे बेवकूफ़ धोबी के नाम से नवाजा गया, लेकिन आज वही लोग मुखिया जी सहित हमारी सोच को सलाम करते हुए हमारी जय जयकार कर रहे हैं। अंत में मैं गांव वासियों से यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करते रहने से हमारे जैसे बुद्धू बेवकूफ़ आदमी भी अपनी सोच के बदौलत गांव की शान बन सकते हैं। आप लोग भी गांव को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जैसी सोच पर अमल कर गांव को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। जय रूपापुर की जनता। मुखिया, वाह, हमें आज तक नहीं मालूम था कि अपना बेवकूफ़ समझे जाने वाला मंगलू धोबी इतनी सरलता से सटी भाषण दे सकता है। गांव के युवाओं को मंगलू धोबी से इंस्पायर होने की ज़रूरत है भाई। एक बार फिर से मंगलू धोबी को गांव के लिए उपलब्धि पर तहे दिल से शुक्रिया। एक आदमी बोला, भाइयों एवं बहनों, अब मुखिया जी वॉशिंग मशीन का सुई दबाकर उद्घाटन करेंगे। कृपया आप लोग जोरदार तालियों से मंगलू धोबी की इस उपलब्धि का स्वागत करें। मुखिया बोले, लाओ भाई, एक नारियल पहले फोड़ दूं, उसके बाद स्विच ऑन कर वॉशिंग मशीन चलाएंगे। आदमी बोला, 1 मिनट रुक जाइए मुखिया जी, हम सब वॉशिंग मशीन गांव में आने के खुशी में ये भूल गए कि हमारे गांव में तो बिजली अभी आई ही नहीं है, तो फिर वॉशिंग मशीन चलेगी कैसे? अभी तक जो मुखिया जी और गांव वाले मंगलू धोबी को जो सड़कों पर उठाए हुए थे, अब उसे महाबेवकूफ बुद्धू ना जाने क्या क्या उपाधि देकर उसे भला बुरा भी कहने लगे। शीला खटिया पर बैठी सर को पकड़े अपनी पति की बेवकूफ़ पर खुद को कोस रही थी। रामदीन बोला, भाई, गधा जब घोड़ा बनने की कोशिश करता है तब ऐसे ही सब लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। समझो मंगलू भाई, एक सुझाव और मान लो, गांव में बिजली ला दो। मंगलू बोला, क्या हुआ शीला,
तुम सर पकड़कर क्यों बैठी हो? एक आदमी बोला, जिस घर में 4-4 गधे हो उस घर की मालकिन की स्थिति समझी जा सकती है। रामदीन बोला, 4 नहीं 5 गधे, क्योंकि गधे की बीवी भी गधी ही होती है। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। गांव वालों के ताने से बचने के लिए मंगलू पूरे परिवार के साथ नदी किनारे जाकर उदास बैठा रहता है। तभी वहां पर वही साधु आते हैं जिसने कहा हुआ था कि तुम्हारा एक वरदान मेरे पास बाकी है। साधु बोला, क्या बात है? इस तरह एकांत में सपरिवार उदास बैठने का कारण जान सकता हूँ क्या? मंगलू बोला, महात्मा साधु जी, कृपया हमें वर दे कि किसी तरह से मेरा वॉशिंग मशीन चलने लगे। साधु बोला, ये लो बच्चा त्रिशूल, इसे मशीन में लगा देना। ये शून्य तारों और ग्रहों से एनर्जी लेकर वॉशिंग मशीन चलाएगा। जा बच्चा, कल्याण हो जाएगा। साधु मंगलू धोबी की इच्छा के अनुसार वर देकर चला जाते हैं। गांव लौटकर मंगलू वॉशिंग मशीन में त्रिशूल फिट कर देता है और स्विच ऑन करता है। वॉशिंग मशीन चलने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक आदमी बोलता है, भाई मंगलू, मुझे माफ़ कर दो। तुमने वॉशिंग मशीन चलाकर सचमुच साबित कर दिया कि गधे तो हम मजाक उड़ाने वाले रह गए। तुम तो घोड़ा बन हमसे कहीं आगे निकल गए भैया। मंगलू, हम आज सचमुच शर्मिंदा हैं। तुम हम लोगों से कहीं अधिक होशियार हो। रामदीन बोला, आज मंगलू और उसके परिवार ने साबित कर दिया कि ये हमारे गांव के रत्न हैं। मैं तो यूं ही नेता हूँ। गांव के असली नेतृत्व करने वाला नेता तो हमारा मंगलू है। मंगलू धोबी का अब गांव में राब हो जाता है। वह जहाँ जाता है सेलिब्रिटी की तरह उसका स्वागत होता है। अगल बगल के गांव में उसकी स्पीच सुनने के लिए हजारों की भीड़ लग जाती है। अब गांव के साथ साथ नजदीक के कई रईस परिवार उसके ग्राहक हो जाते हैं और मशीन से धुले कपड़े पहनने में शान महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे मंगलू धोबी अमीर हो जाता है। दूसरे गांव के साथी चोर खिरजू और बिरजू एक दिन मंगलू की वॉशिंग मशीन चोरी कर लेते हैं। दूसरे दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव की शान वॉशिंग मशीन की चोरी हो गई थी। कुछ महीनों में फिर से मंगलू के परिवार की स्थिति पहले जैसी हो जाती है। बिरजू कहता है, आखिर हमने मशीन तो चोरी कर ली, पर ये चलेगा कैसे? साला हम लोग 3 महीने से इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। खिरजू बोला, लगता है त्रिशूल को घुमाना पड़ेगा। रुको, आज मशीन हम चला कर रहेंगे। जैसे ही खिरजू त्रिशूल घुमाता है, वॉशिंग मशीन का ढक्कन ओपन हो जाता है और खिरजू एवं बिरजू दोनों को अंदर खींच लेता है और उन्हें गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। खिरजू बोला, अरे बाप रे, कोई बचाओ, अरे उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है, कोई तो रोको इस मशीन को, अब हम चोरी कभी नहीं करेंगे। बिरजू बोला, बचाओ हमें। अरे खिरजू, तू मुझे दुलती क्यों मार रहा है? खिरजू बोला, अरे मैं क्यों मारूंगा, हमें तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब एक लग रहा है। बस करो मशीन देवता, मैं तुम्हें मंगलू धोबी के यहाँ खुद लेकर जाकर रख दूंगा। बिरजू बोला, हाँ हाँ मशीन देवता, हम दोनों मंगलू धोबी से नाक रगड़ कर माफ़ी मांगेंगे, अब कभी चोरी नहीं करेंगे। तभी वॉशिंग मशीन रुक जाती है। खिरजू और बिरजू इलाज कराने के बाद तुरंत मंगलू के घर वॉशिंग मशीन लेकर पहुंचते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। पुलिस दोनों को ले जाती है। गांव में फिर से बाहर आ जाती है। मंगलू धोबी की स्थिति फिर से अच्छी हो जाती है, लेकिन अन्य धोबियों की हालत खराब हो जाती है। मंगलू को ये अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन फिर वह नदी किनारे से गुजर रहा था कि वही साधु फिर से उससे मिलता है। साधु कहता है, कैसे हो बच्चा?
मंगलू बोला, आपकी कृपा से सब अच्छा है बाबा, लेकिन अगर हमारी तरह सबका अच्छा होता तो बहुत अच्छा होता। साधु बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मंगलू बोला, हमारे गांव में भी बिजली आ जाती तो अच्छा रहता। साधु बोले, मैं जानता हूँ बच्चा, तुम्हारे जैसा सबके बारे में अच्छा सोचने वाले की ही संसार को जरूरत है। जाओ बच्चा, कल्याण हो तुम्हारा। गांव पहुंचने पर उसी समय राजधानी से कुछ इंजीनियर मुखिया जी के पास आते हैं और बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस गांव को 1 सप्ताह के अंदर बिजली पहुंचाने का आदेश दिया है। 1 सप्ताह के अंदर पूरे गांव में बिजली के खंभे लग जाते हैं और मुख्यमंत्री खुद उस गांव में आकर बिजली का उद्घाटन मंगलू धोबी की वॉशिंग मशीन को चलाकर करते हैं। अब बेवकूफ मंगलू धोबी पूरे गांव की शान बन जाता है और सभी गांव वालों के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।